फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यश एस्टेट्स एंड मैं हूं यश यादव। तो जैसे कि आज टॉपिक आपने पढ़ ही होगा वीडियो के टाइटल में, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्या है पॉलिसी, कब आई थी, कैसे इसमें फ्लैट्स मिलते हैं, क्या क्या साइज़ के फ्लैट्स आते हैं, कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी प्रॉपर्टी है, रिटर्न्स कैसे आते हैं, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो है ये आई थी 2013 में। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने 2013 में ये पॉलिसी लॉन्च करी थी। इस पॉलिसी के तहत ये था कि पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना का इसमें बेनिफिट लोगों को मिलता है कि सबका एक मकान होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट प्राइसिंग के ऊपर एक जो प्राइसिंग उन्होंने कैप कर रखी थी, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाने शुरू करे प्राइवेट बिल्डर्स ने अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है जी। तो इसमें 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK के अपार्टमेंट्स यहाँ मिलते हैं। हाई राइज कंस्ट्रक्शन होती है। डेंसिटी ऑब्वियसली अफोर्डेबल हाउसिंग में तो ज़्यादा ही रहती है, लेकिन प्राइसिंग उस पॉइंट से जस्टिफाइड रहती है। तो कई बिल्डर्स ने 1 BHK 2 BHK कॉम्बिनेशन में निकाले, कईयों ने 2 BHK 3 BHK के कॉम्बिनेशन में निकाले, कईयों ने मिक्स्ड निकाला, 1 2 3 तीनों में निकाला। तो ऐसे बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च करे अपने। प्राइसिंग जो थी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी इसके 2013 में, वो थी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन द कारपेट एरिया एंड 500 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन द बालकनी। जी हाँ, 4,000 रुपये स्क्वायर फीट बाल कारपेट का, और 500 रुपये स्क्वायर फीट जो है वो था जी बालकनी का। ये गवर्नमेंट के रेट्स थे। एंड पूरे प्रोजेक्ट में 4% ऑफ द लैंड वाज सपोज टू बी कमर्शियल, जो बिल्डर बेच सकता था। रेसिडेंशियल यूनिट्स की प्राइसिंग पे कैप था, और कमर्शियल यूनिट्स की प्राइसिंग के ऊपर कोई कैप नहीं है, बिकॉज उसी से ही बिल्डर का मार्जिन निकलता था, प्रॉफिट। तो क्या हुआ 2013 में, जब ये रेट सेट हुए, बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च करें, डिलीवर करना शुरू किया प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम चलता रहा, आगे आगे लैंड की कॉस्ट बढ़ती रही, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती रही। ठीक है जी। एंड जैसे ये स्कीम नई नई आई थी तो पीपल वेरी स्केप्टिकल कि भाई लें ना लें, कैसे फ्लैट्स हैं, क्या है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। देन धीरे धीरे माई वन कंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस हो गया कि ये सारे अपार्टमेंट्स माई वन से बन रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो लोग थोड़े स्पेक्टिकल थे कि भाई लें ना लें, कहाँ पे लें, कहाँ पे नहीं लें, कुछ बेटर आ जाएगा और बेटर का वेट कर लेते हैं। तो दिस इज द डिलेमा जिससे होम बायर गुजर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हम 2020 की तरफ आए, 21 की तरफ आए, तो जैसे ही लैंड कॉस्ट बढ़ने लगे, और जो प्राइसिंग तो गवर्नमेंट ने कैप कर रखा था, वो नीचे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो जो बिल्डर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्क्वीज होने लग गया धीरे 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 धीरे। तो जब मार्जिन ही स्क्वीज हो गया बिल्डर का, जब प्रॉफिट उतना बचा ही नहीं जितना वो पहले निकाल रहा था, तो बिल्डर्स ने भी धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना कम कर दिए। उन्हें वारा नहीं खाता, वो नहीं करते लॉन्च। ठीक है जी। देन 2021 दिसंबर में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फिनोमेना देखा कि डेवलपर्स ने गवर्नमेंट से अप्रोच करके भी ये अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो प्राइसिंग कैप हुई है 4,000 रुपये और 500 रुपये के ऊपर, इसको इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी निकल के आए। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने उनकी सारी रिक्वेस्ट सुनी, एंड देन व्हाट गवर्नमेंट डिड इज, जो प्राइसिंग थी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन द कारपेट एरिया, उसको इंक्रीज करके कर दिया 4,200 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन द कारपेट एरिया। तो 200 रुपये का इजाफा यहाँ कर दिया। और जो बालकनी पहले 500 रुपये स्क्वायर फीट की थी, वो बालकनी उसके बाद में कर दी गई 1,000 रुपये स्क्वायर फीट की। तो बालकनी की कॉस्ट डबल कर दी और कारपेट एरिया पे 200 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है जी। तो थोड़ा रूम मिल गया बिल्डर्स को सांस लेने का। और जो था कमर्शियल, जो पहले 4% एलोकेटेड था, वो इस अमेंडमेंट के बाद में उन्होंने कर दिया 8%। ये जी 8% कमर्शियल बिल्डर बना के बेच सकता है। ठीक है जी। और प्राइसिंग जो है वो 4,200 रुपये कर दी, और बालकनी की कर दीजिए 1,000 रुपये स्क्वायर फीट। ये हुआ दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 से पहले जो पेमेंट प्लान था अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो था जी टाइम लिंक प्लान। टाइम लिंक प्लान में क्या होता था
कि बिल्डर्स की डिमांड आती थी एज पर टाइम, कि हर 6 महीने में, हर 7 महीने में आपको 10%, 12.5% की पेमेंट डिसबर्स करनी ही करनी है बिल्डर को। तो जिनका सेल्फ फंड होता था उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देते हैं पेमेंट अपनी। बट जो लोग लोन सीक करते हैं, जो बैंक फंडिंग से अपना घर लेते हैं, ईएमआईज देते हैं, लोन उठाते हैं बैंक से, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगी थी कि बैंक का जो डिसबर्समेंट है दैट इज अपॉन द कंस्ट्रक्शन, और बिल्डर की जो डिमांड है दैट इज एज पर द टाइम। तो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही थी। इनिशियली मैच हो जाती थी धीरे धीरे धीरे, बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट, क्योंकि एज पर टाइम अगर हर 6 महीने में आप 12.5% ले रहे हो लोगों से पेमेंट, तो 3 साल में सारी पेमेंट आ जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवर होगा जाके 4 या 5 साल में। तो इनिशियल फेजेस में बैंक लोन देता था, बट जैसे ही जो परसेंटेज ऑफ डिमांड है वो बढ़ जाती थी, या कंस्ट्रक्शन उतनी स्पीड से बढ़ नहीं, जिस स्पीड से डिमांड मांग रहा है बिल्डर, तो बैंक डिसबर्स नहीं करता था पैसा। उनमें कुछ लोन केसेस में इशू आता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये अमेंडमेंट किया प्राइसिंग का, तो उसमें एक और जो पेमेंट प्लान है उसको भी अमेंड करके टाइम लिंक प्लान से हटा के उसको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कर दिया। अब अक्रॉस द बोर्ड जो भी जहां भी अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है उसके बाद में, इट इज ऑल ऑन द कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कि जी फाउंडेशन पे इतना, 5वें फ्लोर पे इतना, 10वें फ्लोर पे इतना, उसके बाद इतना, एवरीथिंग इज सेट इन टू दैट। उससे क्या होगा, जो होम बायर्स हैं जो बैंक से लोन लेते हैं उनके लिए काफ़ी ईज आउट होगी इन चीज़ें, लोन डिसबर्समेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे गवर्नमेंट टेक्स द इनिशिएटिव टू हेल्प आउट द पीपल। अब बात करते हैं कि जी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करें या ना करें, सवाल ये, और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो जी अफोर्डेबल हाउसिंग में दो तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 क्या होता है? प्रायोरिटी 3 लोग वो होते हैं जिनका दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में कहीं पर भी रजिस्टर्ड सरकारी मकान, घर, प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट नहीं है उनकी फैमिली में, वो आ जाते हैं जी प्रायोरिटी 3 में। ठीक है जी, जिनका भी नहीं है वो प्रायोरिटी 3 में आ जाते हैं, और जिनका भी है वो प्रायोरिटी 4 में आ जाते हैं। तो पहली प्रेफरेंस प्रायोरिटी 3 को दी जाएगी, ऑब्वियसली नंबर छोटा है, और उसके बाद में प्रायोरिटी 4 को दी जाएगी। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया, पहले तो लोगों के आराम से निकल जाते थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ने लगी है लोगों की, पीपल आर स्टार्टिंग टू रियलाइज कि अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे प्रायोरिटी 4 वालों को तो नंबर ही नहीं आता, प्रायोरिटी 3 में ही कहानी घूम के खत्म हो जाती है इन 90% ऑफ द केसेस में। 10% ऑफ द केसेस में जहाँ प्रायोरिटी 3 अप्लाई नहीं करता है, वो सोचता है कि नहीं यार लोकेशन हल्की सी माड़ी है, मैं ना बेटर के लिए वेट कर लेता हूँ, तो इसमें अप्लाई नहीं करता हूँ। दो सारी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्रायोरिटी 4 को मिल जाएगा, बड़ी इजीली मिल जाएगा, और उनको लेना भी चाहिए उन प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज दे आर बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स, आप उनको ले सकते हो, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर दैट। अब कोई अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, अगर वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आया है, बैंग ऑन लेट्स से द्वारका एक्सप्रेस वे, और ना प्रायोरिटी 4 है ना आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर, तो जो दीवार में सर मारने वाली बात है, नहीं निकलने वाला। हाँ वैसे ही अगर आजमाना है, किस्मत ही आजमानी है, 99% पता है कि नहीं निकलेगा, 1% फिर भी चलो कोई नहीं, लक फैक्टर ट्राई करते हैं, तो अलग कहानी है जी। बट प्रायोरिटी 3 ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई। आपको ने बता दिया कौन प्रायोरिटी 3 है, कौन प्रायोरिटी 4 है। जिनका कोई भी ऑथराइज्ड कॉलोनी में, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में रेसिडेंशियल में कोई यूनिट, फ्लैट, प्लॉट नहीं है, वो प्रायोरिटी 3 है, और जिनका है वो जी प्रायोरिटी 4 है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड़गांव के अंदर देयर इज नो सेट रूल कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो इसी जगह आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो एज पर डेवलपर, उसके पास जमीन है, वो लेगा वहाँ पे लाइसेंसेस अप्लाई करके उसके अंदर वो लॉन्च कर सकता है। या तो वो 10 करोड़ के विला के साथ में हो सकती है, या फिर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस हो सकती है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर हो सकती है, 60-60, 70-70 मीटर वाइड जो सेक्टर रोड्स है वहां से उनकी एंट्री हो सकती है। तो लोकेशन उनकी हल्की नहीं होती है, पहली बात। एंड रियल एस्टेट में आपको पता है जी, लोकेशन इज द मेन थिंग। लोकेशन बढ़िया है तो प्रॉपर्टी बढ़िया अप्रिशिएट करेगी, लोकेशन अगर थोड़ी हल्की है तो प्रॉपर्टी उस हिसाब से अप्रिशिएट करेगी। ठीक है जी, पहली बात तो ये, लोकेशन कहीं भी आ सकती है, अच्छी लोकेशंस भी आती हैं प्रोजेक्ट्स की। एंड सेकेंड थिंग इज, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, ये सारे माइवन कंस्ट्रक्शन से मिलते हैं।
माई वन शटरिंग की कंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग की लाइफ क्वालिटी इज बेटर। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही इनका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आ गया है, आप लोन लीजिए आराम से 4 से 5 साल में पैसा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। 4 से 5 साल आपको घर बन के मिलेगा, धीरे 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 करते करते एक प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड जैसे ही वो घर मिलता है आपको ऑन पोजीशन, आपने अगर 28 लाख का फ्लैट बुक किया था, ऑन पोजीशन में आते आते ही वो आपका 40+ हो जाता है 4 से 5 साल के टाइम में, एंड धीरे धीरे और अप्रिशिएट करता है। अगली चीज, रेंटल्स। रेंटल्स इनके काफी अच्छे आते हैं, रेंटल यील्ड काफी अच्छी निकल के आती है अफोर्डेबल हाउसिंग्स में। उनमें ये होता है, रेंटल यील्ड ऐसे अच्छी निकल के आती है कि जी आज अगर आपने अप्लाई किया, लेट्स से 2022 में आपने अप्लाई किया है, 2022 भी खत्म होने वाले, चलो 22 पकड़ लेते हैं हम, और निकल गया, ड्रॉ हो गया, XYZ बिल्डर का है, ABC लोकेशन है, 3 बेडरूम है, 28 लाख रुपए का है, अलॉटमेंट होगी, सब कुछ हो गया, आपने पैसा दे दिया और आपका मीटर शुरू हो गया टाइम का। अब यहाँ से मान के चले जाइए 4 से 5 साल, ठीक है जी, तो 4 साल भी ऐड करेंगे तो 2026-27 की बात पहुंचेंगे हम लोग। तो 2026-27 में अगर आप मुझे बताएं कि गुड़गांव जैसे शहर में जो इस रैपिड पेस से डेवलप कर रहा है, वहाँ पे एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट जिसका कारपेट एरिया 650 स्क्वायर फीट है और जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट के आसपास है, ±10 स्क्वायर फीट, मोटा गणित के हिसाब से 750 स्क्वायर फीट का आपका कवर्ड एरिया है। सुपर एरिया निकाल लेंगे तो 1100 के आसपास सुपर एरिया बनता है आपका। तो 1100 का सुपर एरिया वाला फ्लैट जिसमें आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं 10 बाय 10 के, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, वॉशरूम्स हैं और बालकनी है, इसका रेंटल कितना होगा आपके अंदाजे में? 3 कमरे, एक ड्राइंग डाइनिंग, एक किचन, सबके साथ में बालकनी, गेटेड कम्युनिटी और सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग इज देयर, इसका मिनिमम से मिनिमम रेंटल कितना होगा? वर्स्ट टू वर्स्ट केस मान के चलते हैं जी, 3 कमरों का 25,000 रुपये, 4 कमरों का 25,000 रुपये, 3 कमरे ड्राइंग डाइनिंग। अगर आप अर्बन विलेज जैसे देखेंगे इनको, 25,000 रुपये तो दे ही देते हैं आराम से। 25,000 रुपये का किराया, अगर 28 लाख रुपए का फ्लैट जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपको महीने का 25,000 रुपये किराया दे रही है, तो जी आप बताइए 25 × 12 कितना आपका रेंटल यील्ड निकल के आता है? मोर देन 9%। मोटा गणित 9 से भी ज्यादा ही आएगा, बट वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलो 9% का रिटर्न लेके आ रहा है। तो क्या 9% का रिटर्न एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अच्छा नहीं है? इट इज द बेस्ट रिटर्न ऑन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। 9% की आपको रेंटल यील्ड निकल के आ रही है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। इतना तो कमर्शियल भी नहीं देता है आज की तारीख में। हाँ, बट बात यही है, इट इज गिवन ऑन लकी ड्रॉ बेसिस। इसके अलॉटमेंट होते हैं जो अफोर्डेबल की, वो लकी ड्रॉ बेसिस पे होती है। अब अप्लाई कीजिए, जहाँ निकले उसको होल्ड करके रखिए। अफोर्डेबल ऐसी चीज़ें जो बेचनी नहीं होती मार्केट में, एक बार आ गया ले लिया, चुपचाप लेके बैठ जाओ और उसको किराए पे डालो एंड एंजॉय द रिटर्न्स। उसकी ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, उसको लेके बेचना नहीं होता है 4 पैसे। हाँ ऑब्वियसली जिसको बेचना है वो बेचेगा ही, किसी की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और किसी की और स्टोरी, कुछ और स्टोरी चल रही है, वॉट एवर दैट थिंग, वो तो बेचेगा ही, उसको यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में you should not sell it, you should keep it, you should hold it, you should enjoy the returns, you should enjoy the rentals, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एंजॉय करो अपना, इट इज अ गुड प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 1-2 साल की बात और है, बच्चे कुचे जो भी हैं जहाँ पे इक्के दुक्के और आने हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग आनी हो जाएगी बंद। देन देयर वुड बी नो मोर अफोर्डेबल हाउसिंग का गुणगान इन गुड़गांव। फिर बस अफोर्डेबल हाउसिंग जो आ रखी है पहले वो धीरे धीरे बन बन के खत्म हो जाएंगी, हैंड ओवर हो जाएंगी, खत्म। उसके बाद में उन्हीं की कुछ रीसेल वीसेल की ट्रेडिंग चले तो चले, वरना नया प्रोजेक्ट कोई नहीं आने वाला। तो बस बिल्डर्स के मार्जिन नहीं बचेंगे ना, सरकार की प्राइसिंग के कैप है, महंगाई बढ़ती रहेगी, मार्जिन दोबारा स्क्वीज होंगे। अब सरकार कितना मार्जिन बढ़ाएगी? तो अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब भी क्या होता है जब प्राइसिंग इंक्रीज करते रहे तो? इसीलिए डेवलपर्स की जो लैंड है, उन डेवलपर को भी तो फायदा है, उनके पास लैंड है, उस लैंड के ऊपर डिस्पाइट गोइंग फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग लाइसेंस, दे कैन गो फॉर दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस।
लैंड पार्सल भी मोटा मोटा उतना ही चाहिए होता है। दीनदयाल जन आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे, या तो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट निकाल देंगे, या फिर दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर निकाल देंगे, क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट की प्राइसिंग, कुछ प्राइसिंग कैप तो है ही नहीं। ये तो बिल्डर का रेट है, बिल्डर के मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा है। दैट इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू प्रोसीड इन वे फॉरवर्ड फ्यूचर। एंड पूरे वीडियो का निचोड़ यही है जी, अफोर्डेबल हाउसिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, कई लोग कहते हैं कि सर हमें तो रेंटल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे है, इधर है, उधर है। सर जी देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या है, एक बार में ही 1500 फ्लैट बन जाते हैं, ठीक है, और उसको आप रेंट पे चढ़ाते हो। तो अभी रेंटल जो आ रहे हैं टेनेंट्स, उनके पास ऑप्शन है। आप अगर 20 का दे रहे हो, अगला बंदा आपसे नीचे वाले फ्लोर को 19 का दे रहा है, उसके नीचे 18 का दे रहा है, तो ऑब्वियसली अभी ऑप्शंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब ये सब चीज़ सैचुरेट हो जाएगी, जब कोई अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आएगी, जब अफोर्डेबल हाउसिंग बनना बंद हो जाएगी, सबसे छोटी चीज़ जो है, सबसे लो टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट जो अफोर्डेबल हाउसिंग की है आज की, जब वो सबसे लोवेस्ट टिकट साइज 25-28 लाख रुपए का आज जो है, जब सब कुछ बन जाएगा, तब वो लोवेस्ट प्राइस 25-28 लाख रुपए से जंप करके सीधा 45-50, और बढ़िया लोकेशन के तो 60-70 भी चले जाएंगे। तब आपको असली मजा आएगा रेंटल यील्ड का, तब आपको दिखेगा रेंटल यील्ड कैसे आ रही है। तो यहाँ तक तो आपने वीडियो देखा है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून ऑन दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स एंड प्लॉट्स के ऊपर रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।